बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इक्वेशंस ऑफ सर्कल के हैंडआउट का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर एंड द रेडियस। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को अप्रोच सिखाई हुई है कि एक ही लाइन में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दोगे और फिर टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आपके पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप ये परफॉर्म कर लेंगे कि ये जो जिस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि टर्म्स को एक साथ करके लिख देंगे, यानी कि x की टर्म्स को मैं एक साथ लिख दूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। और ये जो कांस्टेंट टर्म है -5, इसको मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूंगा। दिस विल बी इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले आप फोकस करें एक्स स्क्वायर माइनस 8x के ऊपर। इसको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो 25 मरतबा आप लोगों को सिखाया हुआ है और 20 मरतबा जो है वो उसको अप्लाई किया हुआ है, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो फॉर्म होती है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी ओवर 2a इसका होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो बार बार ये फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, सीधा आप अप्लाई कर दोगे। तो फोकस करो जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8x पे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस माइनस 8 ओवर 2 टाइम्स 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 0 माइनस माइनस 8 का होल स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1। ठीक है बेटा, उसके बाद वेरिएबल जो है वो x नहीं है, वेरिएबल इज y। तो अब फोकस रखो ऑन वाई स्क्वायर प्लस 4y ओनली। यानी कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर का इसी तरह आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जहाँ पे x लिखना चाहिए वहां पे लिख दोगे y। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 4 ओवर 2 टाइम्स 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 0 माइनस 4 का स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1। ठीक है बेटा, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल्स टू 5। एक ही स्टेप में हमने जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करता हुआ दिखा दिया। ठीक है, इसकी मैंने आप लोगों को बेशुमार प्रैक्टिस जो है वो करवा दी है कि जब एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में हम इस तरह एक ही स्टेप में लेके आ जाते हैं। यानी कि अगले स्टेप में आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है जस्ट। ठीक है बेटा, इस पॉइंट तक बेटा कोई इशू बताइए प्लीज, ये क्लियर हो रहा है? तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद -64/4 जो है बेटा -16 होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन -16/4 बेटा -4 होता है एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 5। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि x -4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है बेटा, सो 5 प्लस 4 प्लस 16 क्या होता है, दिस इज 25। यानी कि x -4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, कि रेडियस बताना है और सर्कल का सेंटर बताना है। तो सिंस वी नो द फैक्ट दैट कि हमारे पास जो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसको हम एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो वो इस फॉर्म में आ जाती है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो देयरफॉर बेटा कंपैरिजन करें तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -2 एंड सिंस r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, so therefore r will be equals to under root of 25, यानी कि r is equals to 5। ठीक है बेटा, यानी कि रेडियस आपका 5 यूनिट्स के बराबर हो गया एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, -2। ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पार्ट ए की कंप्लीट हुई। इस बात से बेटा एग्री करते हैं?
बताइए, कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करवाने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताओ। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाए तो इस तरह आप उसको 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लेके आ जाएंगे। इसकी हमने बेटा बेशुमार सवालों की जो है वो प्रैक्टिस कर ली है। इतनी वर्किंग कॉपी हो जाए तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पार्ट बी का कह रहे हैं बेटा कि द पॉइंट पी जो कि 1,2 है ये सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, show that the equation of the tangent to the circle at point P is 4y is equals to 3x plus 5। ठीक है बेटा, ये पार्ट ए की जो वर्किंग है ना, ये मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ वो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ गई है और जो रेडियस और सेंटर आ चुका है वो मैं लिखे रहने दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमारे पास सेम पेज पे स्पेस बन जाए। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा पार्ट ए का आंसर था और ये हमारी इक्वेशन थी। तो क्या करना है बेटा, वी नीड टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी इज 4y इज इक्वल टू 3x+5। ठीक है बेटा, अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि बेसिकली सवालों में जो है ना स्केचिंग करना ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर आप सवालों के अंदर स्केचिंग कर लो ना तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब स्केच बनाने में बेटा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, एज क्विकली एज पॉसिबल एक रफ सा स्केच हम यहाँ पे बना लेंगे। सो लेट्स से पहले मैंने एक्स एक्सिस लिया और फिर मैंने रखा वाई एक्सिस। ठीक है, और सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि सर्कल का सेंटर इज 4, -2। लेट्स से समवेयर ओवर हेयर 4 और यहाँ पे -2, ये है सर्कल का सेंटर एंड द रेडियस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर जो है वो 4, -2 है और इसका रेडियस जो है वो 5 यूनिट्स। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइंट पी है जो कि 1, 2 है जो कि सर्कल पे लाई करता है। सो लेट्स से समवेयर ओवर हियर एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2। तो पॉइंट पी जो है वो कुछ यहाँ पे P इज 1, 2, ये जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है। तो हम बेसिकली बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बना लेंगे टेंजेंट और हमें उस टेंजेंट की जो है वो इक्वेशन बतानी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया टेंजेंट। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि सेंटर का नाम जो है वो स्पेसिफिकली सी है तो मैंने सी रख दिया। ठीक है, यानी कि सी पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, सी पी की लाइन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और सिंस आपको पता है बेटा एक रूल एक प्रॉपर्टी पता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट ऑफ पी सी निकाल लूंगा, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, सो ग्रेडियंट ऑफ पी सी क्या हो जाएगा, पी का पॉइंट मेरे पास है 1, 2 और सी का पॉइंट क्या है बेटा, सर्कल का सेंटर विच इज 4, -2। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट अगर आप निकाल लें तो y2 - y1 ओवर x2 - x1 के हिसाब से दिस विल बी -4/3। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी सी। अब सिंस मुझे पता है बेटा कि रेडियस और टेंजेंट जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ पी सी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ टी इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा कि -4/3 मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -4, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है बेटा, अब सिंस हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि जिसका ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास 3/4 है एंड इट passes to the point P which is given to us 1, 2। So y minus y1 is equals to m multiplied by x minus x1. So therefore we can say that y minus 2 is equals to 3/4 is completely multiplied by x minus 1। अब यहाँ पे ना बेटा एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो इस टेंजेंट की लाइन की
उसकी इक्वेशन की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस टू कम्प्लीटली, दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन कम्प्लीटली। सो 4y - 8 इज इक्वल टू 3x - 3। सो देयरफॉर 4y को बेटा सब्जेक्ट बनाना है, सो 4y इज इक्वल टू 3x - 3 प्लस 8, and therefore equation of the tangent is 4y is equals to 3x plus 5. As per the requirement we have shown this. ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए। This is the equation of the tangent to the circle at the point P. Any confusions with this? अगर कोई चाहता है बेटा कोई स्टेप रिपीट करूं तो प्लीज काइंडली बताएं, लिख के बताएं, बोल के बताएं, फिर थम्स अप करें जल्दी से, हरी अप। क्लियर हो रहा है? सर स्केच बनाना जरूरी है? नहीं बेटा, स्केच बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्केच बना लेते हो ना तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। आपको स्केच बनाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये वर्किंग करने के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वर्किंग आप मोस्ट इफेक्टिव वे में उसी वक्त कर सकोगे जब आप एक थोड़ा सा स्केच बना लो अपनी आसानी के लिए। अब इस पार्ट में, अब ये जो इस तरह का पार्ट, जो पार्ट बी है स्पेसिफिकली, इस तरह के सवाल आप फ्रिक्वेंटली पहले भी अटेम्प्ट करते हुए आए हो ना, उस पर आपका हाथ ऐसा सेट है कि स्केच के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फर्दर जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें आपको इस स्केच की फिर नीड पड़ जाएगी। तो अगर पहले से आप स्केच बना लोगे तो आगे की सिचुएशन आपके लिए आसान हो जाएगी पार्ट सी और डी की। वरना आपको फिर पार्ट सी और डी में जो है वो जरा चीज़ों को समझने के लिए फिर स्केच बनाना पड़ जाएगा। तो हमने यहीं पे इसी पॉइंट पे स्केच बना लिया। ठीक है बेटा, अभी आ रहे हैं आगे पार्ट सी और डी में, आपको अंदाजा होगा कि इस स्केच की इंपॉर्टेंस क्या है। बट हैविंग सेड दैट, रिक्वायरमेंट में स्केचिंग नहीं है बेटा। ठीक है, तो आपको स्केच बनाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक्चुअल वर्किंग करने के मार्क्स मिलेंगे। सबको क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? आगे बढ़ूं? ठीक है। उसके बाद बेटा पार्ट सी से पहले एक लाइन में कहता है कि पॉइंट क्यू ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल एंड पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्या ही बात है, यानी कि पॉइंट क्यू जो है बेटा वो सर्कल पे लाई भी करता है, और पी क्यू की लाइन जो है ना वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो मैं बड़े वसूख के साथ एक बात कह सकता हूँ कि भाई पी क्यू चूंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, तो पॉइंट क्यू जो है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा। इस बात से बेटा एग्री करते हो? और ये जो पी क्यू की लाइन जो सर्कल से बाहर निकल रही है इसको मैं यहाँ से इरेज भी कर देता हूँ। ठीक है ना, जस्ट अभी पी क्यू की लाइन पे फोकस करें। ठीक है, अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने जो है वो बताने हैं। ठीक है, अब सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा, पी क्यू इज अ कॉर्ड। इस बात से एग्री करते हैं सब? पी क्यू की लाइन को हम कहेंगे कि ये कॉर्ड है, बिकॉज बेटा आपको पता है ना कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के दो एंड्स को तो टच कर रही होती है लेकिन वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही होती। सो पी क्यू इज अ कॉर्ड। नाउ सिंस बेटा आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ जाता है, हमने ये रूल अच्छी तरह डिस्कस भी किया है, सवालों की प्रैक्टिस भी की उसकी, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड्स विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जितनी भी कॉर्ड्स आप बना लो सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो सर्कल के सेंटर से पास करते हुए जाते हैं। तो मैं ना जरा एक काम करता हूँ, पहले ये जो मैंने स्केच बनाया है ना, इस स्केच की एक पिक्चर जो है वो इनलार्ज करके अगले पेज पे लेके आ जाता हूँ, ताकि जो है वो डिटेल में जो मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखानी है आपको, वो आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है बेटा, मैं जो है वो इस स्केच की पिक्चर इनलार्ज करके नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब सिंस हमें पता है बेटा कि पी क्यू इज अ कॉर्ड, और हमें ये भी पता है कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमें ये भी पता है कि बेटा पी क्यू इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो पी क्यू का जो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एक एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन होगी जो कि पैरेलल टू दी वाई एक्सिस होगी, और वो सर्कल के सेंटर से पास करती हुई जाएगी। इस बात से बड़ा इत्तेफाक करते हैं? बताइए, ये मैंने पी क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है बेटा, और मैं अगर पॉइंट सी से लेके क्यू तक की एक लाइन बना दूं बेटा तो ये भी जो है वो सर्कल का रेडियस कहलाएगी। तो हमें ये पता है बेटा कि पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, और सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? सर्कल का सेंटर था 4, -2। सर्कल का सेंटर था 4, -2। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइन जो एग्जैक्टली वर्टिकल बनाई है इसकी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस बात से बेटा सब इत्तेफाक करते हैं? बताइए जल्दी से, हरी अप।
ईच एंड एवरी वन एग्रीज विद दिस स्टेटमेंट कि x इज इक्वल टू 4 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? थम्स अप बेटा जल्दी से, हरी अप, आई नीड रिस्पॉन्सेस। ठीक है ना बेटा? तो अब ये जो पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, लेट्स से इस पॉइंट को जो है मैंने आर बोल दिया। इस पॉइंट को मैंने जो है वो आर बोल दिया। मैं कह सकता हूँ कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि आर एक ऐसा पॉइंट है बेटा जो कि पी और क्यू का मिड पॉइंट है, और वो पी क्यू पर भी लाई कर रहा है, और वो पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है। अब कोई मुझे बताए कि भाई आर का पॉइंट क्या होगा। हम इस डायग्राम को देख के बड़े आसानी से बता सकते हैं कि आर का पॉइंट क्या है। आर का पॉइंट हो जाएगा 4,2, बिकॉज बेटा एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई का कोऑर्डिनेट 2 है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए जल्दी से, हरी अप। ठीक है। और क्यू का जो पॉइंट है बेटा, बेसिकली इस पे y कोऑर्डिनेट हमें पता है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता, बिकॉज पी क्यू की लाइन सिंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पी क्यू की लाइन की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। पी क्यू की जो लाइन है बेटा, इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2, बिकॉज इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्यू पे बेटा y कोऑर्डिनेट तो पता है ना, x कोऑर्डिनेट नहीं पता। और ये फैक्ट हमारे पास ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है बेटा? तो P जो है वो 1,2 है, R जो है वो 4,2 है, Q जो है वो x,2 है। ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है, बिकॉज Q का y कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना बेटा। तो x+1 कंप्लीटली ओवर 2, दिस विल बी इक्वल टू 4। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? हरी अब जल्दी से। यानी कि एवरेज ऑफ द एक्स वैल्यूज, पी और क्यू के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी एवरेज वैल्यूज, उनका मीन, उनका मिड पॉइंट, दिस विल बी इक्वल टू 4, इजंट इट? हरी बेटा रिस्पॉन्स जल्दी से। सो x+1 विल बी इक्वल टू 8, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि बेटा q के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? 7,2 है। सिंपल है बेटा। ये बात समझ आ रही है? कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बता दो। हरी अब जल्दी से। जी बेटा, आर जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। आर जो है ना वो कॉर्ड पे भी लाई करता है, और सिंस बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू जो है वो पी क्यू के मिड पॉइंट से पास करेगा ना, इस बात में बेटा कोई शक कि एक्स इक्वल टू 4 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू? ये बात समझ आती है बेटा? आसान इंग्लिश, आसान उर्दू में। ठीक है। तो हमने ये बात ऑलरेडी बेटा सीखी भी, और कितने सारे सवालों में ये चीज अप्लाई करके हमने देखी भी है कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आर का पॉइंट कैसे निकाला बेटा? आर का पॉइंट तो बड़ा ऑब्वियस है ना। आर का पॉइंट तो बड़ा ऑब्वियस है, सिंस आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि ये जो एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? 4,-2 है। लेकिन ये जो पॉइंट आर है, ये इस पी क्यू की लाइन पे लाई करता है। पी क्यू की इक्वेशन क्या है बेटा? वाई इज इक्वल टू 2। सो आर तो बेटा बड़े आराम से आपको दिख रहा है कि 4,2 है, इजंट इट? ये बात समझ आती है? ठीक है। ऑल राइट। तो ये हमारा जो है वो पार्ट सी हो गया। उसके बाद बेटा, अच्छा बेटा आई होप ये सबने वर्किंग कॉपी कर ली है। नहीं की तो बता दें, मैं वेट कर लेता हूँ। नो इश्यूज, नो वरीज, नो वरीज। कर ले कॉपी? ऑल राइट। किसी ने नहीं किया तो बता सकते हैं आप। अच्छा बेटा, उसके बाद जो है हमारे पास पार्ट डी से पहले क्या कह रहा है कि द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू मीट एट पॉइंट टी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी। क्या ही बात है। अब आप देख रहे हो बेटा कि स्केचिंग करना कितना हेल्पफुल हो गया आपके लिए, आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। स्केचिंग जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर कर देनी है आपने। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा स्केचिंग पे, क्योंकि स्केचिंग करने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको अपनी वर्किंग करने पे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वर्किंग्स को मोस्ट परफेक्ट बनाने के लिए और मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए, फुल मार्क्स अचीव करने के लिए आपको एक स्केच की जरूरत पड़ जाएगी। तो स्केचिंग जो है ना बेटा, ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। स्केचेस देख के बेटा घबराना नहीं है कि यार किस तरह सर्कल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। नहीं नहीं नहीं, सारे कॉन्सेप्ट बेटा जो आपको घोल के पिला दिए गए हैं वो आपने अप्लाई करने हैं बस। ठीक है। सो हमसे कह रहा है कि भाई के पॉइंट पी और क्यू पे जो टेंजेंट्स है ना वो पॉइंट टी पे मीट करते हैं। ठीक है बेटा?
तो अब बेटा सिलसिला कुछ ऐसा है कि लेट्स से अगर मैं पॉइंट क्यू पे एक बनाऊं टेंजेंट, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को पॉइंट क्यू से जस्ट छूती भी जा रही है। ठीक है बेटा। तो ये मतलब आपको दिख रहा है कि बहुत पतली लाइन है, बिकॉज वो मैंने पिक्चर इनलार्ज की हुई ना, तो वो पिछली वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी चौड़ी बनी हुई है। इसको थोड़ा और कर देते हैं डार्क, इस वाली लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और अब दिख रही है और अच्छे से, या और डार्क करूं? आई होप बेटा सब कुछ हो रही है सही से, और तो डार्क करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक। तो हमसे कहना ये चाह रहा है कि यार ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये पॉइंट टी पर मीट करते हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या ही बात है। अब मुझे बेटा कोई बताए कि टी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से हरी अप, 3 सेकंड के अंदर बेटा देख के बता दो ये स्केच देख के। टी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिल्कुल एक्स इक्वल टू 4, जबरदस्त। बिकॉज आपको पता है ना बेटा, पॉइंट टी, पॉइंट आर, ये पॉइंट सी, ये तीनों एक्स इक्वल टू 4 पे कर रहे हैं ना लाए। ठीक है। सो टी पे बेटा एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 के बराबर है, वाई का कोऑर्डिनेट नहीं पता। वाई का कोऑर्डिनेट अगर किसी तरीके से निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी, आपने तो टी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे सिंपल अप्रोच क्या है बेटा यहाँ पे, आपने जो है वो ये पार्ट बी के अंदर शो किया था ना, कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी इज 4y इज इक्वल टू 3x+5। तो आपको जो है बेटा इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन की इक्वेशन पता है, 4y इज इक्वल टू 3x+5। और हमारी आंखें बता रही हैं कि पॉइंट टी जो है वो इस लाइन 4y इज इक्वल टू 3x+5 पर भी लाई करता है। ठीक है। तो क्यों ना मैं इस लाइन के अंदर x की जगह 4 पुट कर दूं। इजंट इट? एग्रीड विद दिस और नॉट? आसान उर्दू आसान इंग्लिश में बेटा बात समझ आती है ये? जल्दी से हरी अप रिस्पॉन्स, क्विकली, रीच इन एवरीवन, थम्स अप करें। और जिसको बेटा कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, लिख के पूछ लें या फिर अनम्यूट करके पूछ लें। ठीक है। तो ये कहानी है बेटा। तो आपको बेटा अंदाजा हो रहा है कि टी का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। लिहाजा ये जो पॉइंट क्यू पे जो टेंजेंट बन रहा है बेटा, इसकी आपको अलग से इक्वेशन निकालने की नीड नहीं है। एक तो ये होता ना, कोई ऐसी सिचुएशन होती जहां पे पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता ना होता, कोई ऐसी सिचुएशन होती, वो जाहिर सी बात है स्केच पर इस तरह का तो ना होता बेटा वहां पे। तो उसमें फिर क्या करना होता आपको, इस वाले टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी होती ना। ठीक है, और फिर आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे करने की नीड ही नहीं, बिकॉज टी का एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा पता है ना, 4, y है। तो 4y इज इक्वल टू 3x+5 के अंदर मैं क्या करूंगा बेसिकली, x की जगह बेटा 4 पुट करूंगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। सो 4y इज इक्वल टू 3 × 4 एंड देन +5, यानी कि 4y इज इक्वल टू 12 + 5 यानी कि 17 हो जाएगा। y की वैल्यू बेटा 17/4 हो गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि t के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, 4, 17/4। दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। एनी इशू विद दिस बेटा? हरी अब जल्दी से रिस्पॉन्स एज क्विकली एज पॉसिबल, वक्त का मैं मुकाबला बहुत सख्त है भाई। इस सवाल में बेटा कोई इंसान कोई चाहता है कोई स्टेप रिपीट करूं तो प्लीज काइंडली बताओ, मैं फिर से पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। पॉइंट टी जो है वो एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन पे लाई कर रहा था, क्योंकि हमारी आंखें बता रही ना बेटा, इसलिए। और जो रूल्स आपने अब तक पढ़े हैं सारे, वो यहाँ पे जो है वो एक स्केच के अंदर आपको दिख रहा है कि वो समराइज भी हुए हुए हैं। ठीक है। और सिंस आपने देख लिया था कि x इक्वल टू 4 वाज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो पॉइंट आर टी और सी ये तीनों इस x इक्वल टू 4 पे लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट जो हैं वो 4 के बराबर हैं। तो मैंने सिंपली बस क्या किया, 4y इक्वल टू 3x+5 के अंदर जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? इतनी वर्किंग कॉपी कर लें, हो जाए तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 9। सवाल कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर -7, 3 and 5, 11 respectively. Show that the equation of the perpendicular bisector of AB is 3x plus 2y is equals to 11। बड़ा कोई सिंपल सा सवाल बेटा। ठीक है। यानी कि पॉइंट्स ए और बी आपको दिए हैं बेटा, और सिंस आपको पता है कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा,
ठीक है, और वो ए बी के परपेंडिकुलर भी होगा। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा, y2 - y1/x2 - x1 के हिसाब से 11 - 3 डिवाइडेड बाय 5 -7। ठीक है बेटा, यानी कि 11 - 3 जो है वो 8 हो गया, और 5 + 7 जो है वो आपके पास जो है वो 12 हो गया। सो 8/12 जो है बेटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है, 2/3। सो 2/3 इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो सिंस मैं कह सकता हूँ बेटा कि ग्रेडियंट 1 × ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -1, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -1। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -3/2। ये मेरे पास क्या है बेटा, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट है। और सिंस हमें पता है बेटा कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ए बी के मिड पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला बेटा इस्तेमाल कर लेंगे, एवरेज ऑफ द एक्स वैल्यूज कॉमा एवरेज ऑफ द वाई वैल्यूज, यानी कि x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 उसके हिसाब से -7 + 5/2 कॉमा 3 + 11/2, यानी कि बेटा 5 - 7 जो है वो -2 हो जाता है। सो -2/2 कॉमा 14/2, यानी कि बेटा ये हो जाएगा -1, 7। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। So when we are supposed to find the equation of the perpendicular bisector of AB, so it means that हम ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका ग्रेडियंट जो है बेटा -3/2 है, and it passes through the point -1, 7। So y minus y1 is equals to m is multiplied by x minus x1, यानी कि y - 7 is equals to -3/2 is multiplied by x minus -1। ठीक हो गया। तो अब बेटा हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो शो करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन की। सो 2 इज completely multiplied by y - 7, and this whole thing is equals to -3 is completely multiplied by x plus 1। So 2y - 14 is equals to -3x - 3, यानी कि 3x और 2y बेटा एक तरफ रखना है, तो पहले मैंने 2y + 3x इसको इस तरह लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू -3 + 14, एंड देन एज पर द रिक्वायरमेंट 3x पहले लिख दूंगा। सो 3x + 2y is equals to 11। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमने शो कर दिया। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल था, ये कोई सवाल है पूछने वाला? बताइए, हरी अप। यहाँ तक वर्क नहीं बेटा, कॉपी कर ली। उसके बाद बेटा पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी कहता है कि अ सर्कल पासिस थ्रू ए एंड बी एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन 12x - 5y इज इक्वल टू 70। बड़ी काम की इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ कि ये जो पार्ट ए की वर्किंग हमने यहाँ पे की है ना, इसको मैं इसी पेज पे रखूंगा, और मैं सवाल की पिक्चर को है वो नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाता हूँ, और आपको पहले मैं एक स्केच बना के दिखा दूँ। ठीक है, वैसे तो आपने अगर स्केच बनाना है तो एक रफ सा स्केच बनाना है, बात समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। आप अगर स्केच बनाएंगे तो वो एक रफ सा बना लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे आपको ज़रा डिटेल में बात समझानी है तो एक अच्छा सा स्केच बनाऊंगा। तो पहले मैं एक छोटा वाला स्केच बना रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं ए और बी देख सकूँ कहाँ पे हैं। ए जो है बेटा वो -7, 3, सो लेट्स से समवेयर ओवर हेयर। ए यहाँ पे हो जाएगा। बी क्या है, 5, 11। ठीक है, तो लेट्स से समवेयर ओवर हेयर, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये ए और बी की लोकेशन का रफली आइडिया लगा के, चूंकि मैं एक अच्छा स्केच बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर में जो सर्कल ड्रॉ करने का ऑप्शन है मैं वो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ना, एक रफ आइडिया के हिसाब से मैंने ए और बी की लोकेशन देख ली। लेट्स से ए कुछ यहाँ पे है, ठीक है, -7, 3, और बी जो है वो कुछ यहाँ पे है 5, 11। ठीक है बेटा, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी द कॉर्ड। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। और ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, 3x + 2y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है बेटा, सो सिलसिला कुछ ऐसा है कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा,
वो ए बी के परपेंडिकुलर भी होगा और वो सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताएं। ठीक है, तो ये कहानी है। ऑल राइट, तो यूं समझो कि ये 3x + 2y इज इक्वल्स टू 11 की इक्वेशन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करेगी, और ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और उसके अलावा बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई ना कि सर्कल का सेंटर जो है वो 12x - 5y इज इक्वल टू 70 पे लाई करता है, तो ये 12x - 5y इज इक्वल टू 70 की जो लाइन है बेटा, ये अगर आप इसमें y को सब्जेक्ट बना लो तो आप कहोगे 5y इज इक्वल टू 12x - 70, यानी कि y इज इक्वल टू 12/5 इंटू एक्स माइनस 70/5। यानी कि एक ऐसी लाइन है बेटा, एक अपर स्लोपिंग लाइन है जिसका ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास 12/5 है, और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो -70/5 है। तो -70/5 क्या होता है बेटा? -14। यानी कि एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बन जाएगी कुछ इस अदा से कि आपके पास जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करती हुई जाएगी। तो बहुत ही कोई हमने एक रफ सा स्केच बनाया है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो लाइन पर ये जो 12x - 5y = 70 है, ये जो मैंने अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई है, इस पे जो है वो बेसिकली पॉइंट बी लाई करता है या नहीं करता। और ये जो मैंने स्केच के हिसाब से जो आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल समझो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो एक तरीके से ऑन दी एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये भी अभी कुछ नहीं पता बेटा। अभी हमें सर्कल का सेंटर पता ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक रफ सा स्केच है, सिर्फ बात समझाने के लिए। ठीक है, और मैंने इसको जो है वो, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ के सॉफ्टवेयर में जो सर्कल ड्रॉ करने का फीचर है, वो मैंने अलग से एक बड़ा सा स्केच आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो आपने कम से कम टाइम के अंदर जो है वो अपनी बात इस तरह कर देनी है कि आपने अपना स्केच इस तरह बना के अपने लिए पिक्चर आसान बना देनी है। ठीक है बेटा, तो ये जो अपर स्लोपिंग लाइन है, इसकी इक्वेशन है 12x - 5y = 70। अब सिंस बेटा मुझे पता है कि सर्कल का सेंटर जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे करेगा लाई, और साथ ही साथ ये कि सर्कल का सेंटर जो है वो 12x - 5y = 70 पे भी लाई करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है ये, और ये जो बेटा पार्ट बी में इक्वेशन दी हुई है 12x - 5y = 70, इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। ये बात समझाने के लिए खाली मैंने आपको स्केच बना के दिखाया है। अगेन आई एम सेइंग बेटा, एक्यूरेट स्केच नहीं है जिस तरह आपकी आंखें बता रही हैं कि सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत ही कोई रफ सा स्केच बनाया है, कोई एक्यूरेटली पॉइंट्स को प्लॉट नहीं किया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सिंस हमें पता है सर्कल का सेंटर इन दोनों लाइंस पे लाई करता है, इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं? बताइए जल्दी से, हरी अप रिस्पॉन्स। ये बात बेटा हर जी शऊर को समझ आती है? बोलें। ठीक है, सो 2y = 11 - 3x, यानी कि y को बेटा सब्जेक्ट बना लो, सो दिस इज इक्वल टू 11 - 3x कम्प्लीटली ओवर 2। और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा उसमें भी y को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, वो मैंने बनाया था, तो वो y = 12x - 70 कम्प्लीटली ओवर 5 इस तरह लिख सकता हूँ। सो मैं कह सकता हूँ कि 11 - 3x completely over 2 is equals to 12x - 70 completely divided by 5, यानी कि 5 is completely multiplied by 11 - 3x, and this whole thing is equals to 2 is completely multiplied by 12x - 70। ठीक है बेटा, so 5 times 11 55 हो गया, minus 15x, and this is equals to 24x - 140। ठीक है, यानी कि 55 + 140 इज इक्वल टू 24x + 15x। यानी कि बेटा 55 + 140 कितना होता है बेटा? ये आपके पास होता है 195, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 24x + 15x विच इज 39x। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है? 195 डिवाइडेड बाई 39, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू जो है बेटा 5 के बराबर आ रही है, और कॉरस्पॉन्डिंग y का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन एनी ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है बेटा, सो y इज इक्वल टू 11 - 3x कम्प्लीटली ओवर 2। आप चाहो तो दूसरी वाली लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह बेटा 5 रख दो, तो 11 - 3 टाइम्स 5 कम्प्लीटली ओवर 2।
सो वाई की वैल्यू बेटा क्या आ रही है बताना जरा। 11 - 15 कम्प्लीटली ओवर 2, ये हो जाएगा बेटा -2। वाई की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है बेटा। तो सर्कल का सेंटर 5, -2 आ रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ पे समझो एक तरीके से एक्स एक्सिस पे सर्कल का सेंटर दिख रहा है वो नहीं आ रहा। तो मैंने बात ऑलरेडी पहले आपको बता दी है कि मैंने स्केल के हिसाब से ड्रॉ नहीं किया है, बहुत ही कोई रफ सा स्केच किया है। ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या है कि सर्कल का सेंटर इज 5, -2। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। स्केच जो मैंने बनाया है, द स्केच विच आई हैव मेड इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है। हमने अपनी एक एक्यूरेट कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो सर्कल का सेंटर निकाला है। ऑल राइट। तो अब बेटा हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल बतानी है। सो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर इज बेसिकली 5, -2। सो x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - -2 होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की बेटा वैल्यू पता नहीं है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है। और सिंस हमें पता है कि ए और बी जो है वो दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, यानी कि सर्कल जो है वो इन दो पॉइंट से पास करता हुआ जाता है, तो इस इक्वेशन के अंदर बेटा चाहो तो पॉइंट ए पुट कर दो, चाहो तो पॉइंट बी पुट कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। ठीक है। मैं जो है वो पॉइंट ए ले रहा हूँ, आप चाहो तो पॉइंट बी ले लो बेटा। मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, आप लोग जो है वो पॉइंट बी ले लें। अल्लाह की कसम हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल सेम सेम आएगी। अगर नहीं आ रही सेम, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सो एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ -7। सो -7 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि बेटा -7 - 5 क्या होता है -12। सो -12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लिहाजा आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा 169 हो गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो गई बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गई x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये जो है बेटा हमारा आंसर हो गया। कोई ऐसा इंसान बेटा जिसको कोई मसला, कोई वसवसा, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, तो प्लीज काइंडली बताएं। कंफ्यूजन बेटा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। सवाल बेटा प्रैक्टिस ऐसी रखनी है आप लोगों ने कि बस क्या ही बताऊं मैं। हर तरह का सवाल बेटा अटेम्प्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने सारे जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। रात को 3 बजे भी उठा के मैं आप लोगों को सवाल करने को दूं ना, ये बेटा आप लोगों से फौरन फौरन हो जाना चाहिए। ठीक है। जी बेटा रात के 3 बजे बिल्कुल। ये भाई, ये बेटा रूल ऑफ परफेक्शन है ना हमारा, एज यू ऑलरेडी नो दिस। मतलब रात को 3 बजे बेटा कोई उठा के आपको सवाल दे देना इस तरह के, आपने उसको बता देना आप किससे पढ़ रहे हो, और वो किस तरह बताओगे जब आप उसको पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है ना बेटा, इज्जत रख लेना मेरी, शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी से। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? जल्दी से बताएं, हरी अप। रिस्पॉन्स बेटा, कोई स्टेप अगर रिपीट करवाना है बता दो बेटा, मैं स्टेप रिपीट कर दूं, कोई मसला नहीं है। 3 मरतबा समझना है, 4 मरतबा समझना है बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। नो वरीज नो हरीज। कंफ्यूजन बेटा लेके नहीं उठनी है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बेटा, वो क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। हाँ बेटा, रात को 3 बजे उठा के मैं आपको कोई सवाल वैसे दे नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दूं तो आपका थॉट प्रोसेस तो बेटा ऐसा होना चाहिए ना कि आपको पता हो कि बेटा क्या करने का है क्या नहीं करने का है। ठीक है। पेपर में जब जाओगे तो जाहिर सी बात है कोई रात के बीच में तो उठा के आपको कोई पेपर नहीं दे देगा ना बेटा। वहां पे तो अपना माइंड फ्रेश करके जाओगे ना। उसको दिल पे मत लो इस बात को, फिर उसको यूं समझो कि ये कहने का मतलब ये है कि परफेक्शन और जनाब प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है बेटा? एनी कंफ्यूजन विद दिस? नहीं नहीं बेटा, रात को 3 बजे उठा के नहीं दे रहा मैं आपको, बिल्कुल भी आधी रात को उठा के मैं सवाल नहीं दे रहा बेटा, फिक्र नहीं करो। इतनी वर्किंग कॉपी कर लो बेटा, हो जाए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक सवाल पूछा गया है कि सर ए बी को हमने कॉर्ड ही क्यों रखा है और इसको सर्कल का डायमीटर क्यों नहीं लिया। इसको समझा देते हैं बेटा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है वैसे। ठीक है। अब बेटा इसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि देखो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी जो है वो उस तरह कॉर्ड नहीं होती जिस तरह मैंने बनाया है,
आप मतलब ये कहना चाह रहे हो ना कि सर हमने ऐसा क्यों नहीं रखा कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ऐसा ही सवाल है ना बेटा। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि ए बी की लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो फिर ए और बी का मिड पॉइंट क्या होता बेटा? सर्कल का सेंटर होता। इस बात से एग्री करते हैं? ए और बी का मिड पॉइंट फिर जो है वो सर्कल का सेंटर होता। तो ए और बी का मिड पॉइंट बेटा आपने पार्ट वन की कैलकुलेशन में निकाल लिया था ना, क्या आया था वो? ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो आपके पास आया था -1,7। ऐसा ही है? आपको जैसे एक वसवसा आया ना, आपको एक लाइक सवाल आया दिल में कि यार सर ऐसा क्यों नहीं रखा आपने कि ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो इसका जवाब बेटा ये है, देखो कि अगर ऐसा होता जैसा आपको लग रहा है, तो फिर ए और बी का मिड पॉइंट तो आपको पता है कि वो -1,7 है। तो वो -1,7 क्या होना चाहिए? सर्कल का सेंटर। ठीक है। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि पार्ट बी सॉल्व करने से पहले हम इस बात का फैसला किस तरह कर लें भाई? सवाल ये है ना कि पार्ट बी सॉल्व करने से पहले हम इस बात का अंदाजा कैसे लगाएंगे? एक तो ये ना कि पार्ट बी जब सॉल्व कर लिया, इस तरह रखे कि ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है। इस तरह रखे कि ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर नहीं है। इस तरह रख के ही सॉल्व किया है ना। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल कुछ और आ रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि पार्ट बी सॉल्व करने से पहले किस तरह पता चले। तो बेटा सवाल चूंकि कह रहा है कि सर्कल का सेंटर जो है वो 12x - 5y इज इक्वल टू 70 पे लाई करता है। तो जो आपका वसवसा है, जो आपका सवाल है, उसके हिसाब से बेटा ये पॉइंट जो है ना -1,7, ये इस लाइन 12x - 5y इज इक्वल टू 70 पे करना चाहिए लाए। तो आप पुट करके देख लो, वो बिल्कुल भी नहीं लाया कर रहा होगा। यानी कि जब x की जगह बेटा -1 रखोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 7। इस कंडीशन के तहत देख लो कि ये जो आपको एक फैक्ट बताया हुआ है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सर्कल का सेंटर जो है वो 12x - 5y इज इक्वल टू 70 पर लाई करता है। आप देख लो कि ये लाई नहीं करेगा। अल्लाह की कसम बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा बेटा। तो 12 टाइम्स -1 -5 टाइम्स 7, ये हरगिज 70 के बराबर नहीं आएगा। पुट करके देख लो बेटा। यानी कि -12 -35 बेटा ये -47 होता है, जो कि हरगिज 70 के बराबर नहीं होता। ये बात समझ आ रही है? बोले बेटा। सो देयरफॉर हम बड़े वसू के साथ कह सकते हैं कि ए बी जो है वो, ए बी का मिड पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर नहीं है। हम बड़े वसू के साथ ये बात कह सकते हैं कि ए बी की लाइन इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बात समझ आती है बेटा? ठीक है। ये था बड़ा अच्छा सवाल, लेकिन इसका एक बड़ा क्लियर आंसर हमारे पास है। अच्छी बात है बेटा, इस तरह का सवाल पूछना चाहिए। इस तरह का सवाल जहन में आना चाहिए, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। तो ये सिलसिला है बेटा कि ए बी जो है वो स्पेसिफिकली एक कॉर्ड हो जाएगी, और ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर नहीं होगा। ठीक है बेटा। आई होप बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज काइंडली पूछ सकते हैं। हरी बेटा, रिस्पॉन्स जल्दी लिख के बताएं, बोल के बताएं, या फिर थम्स अप करें। इतनी वर्किंग बेटा सबने कॉपी कर ली? उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। सवाल कह रहा है, सवाल कहता है कि अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल C1 हैज एंड पॉइंट्स -3, -5 एंड 7, 3। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल C1। ठीक है बेटा, बड़ा कोई सिंपल सा पार्ट है। यानी कि आपको पता है बेटा कि -3, -5 और 7, 3, इन दोनों का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा। सो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 + y2/2, यानी कि -3 + 7/2 कॉमा -5 + 3/2। ठीक हो गया। तो बेटा 7 - 3 4 होता है, सो 4/2 कॉमा -2/2, यानी कि बेटा सर्कल का सेंटर हो जाएगा 2 -1। ठीक है। सो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ठीक हो गया। यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू r²। ऑल राइट।
और सिंस हमें बताया बेटा कि ये दो पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे होंगे, तो इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट आप पुट कर दो। मैं पुट कर रहा हूँ 7,3, आप चाहो तो पुट कर दो -3, -5। आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा सेम टू सेम आएगी, यानी कि एक्स की जगह मैं रख देता हूँ 7 और कॉरस्पॉन्डिंग वाई की जगह बेटा 3 रख देंगे। सो 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 25 + 16 आर स्क्वायर जो है बेटा वो 41 के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि सर्कल की इक्वेशन बेटा क्या हो गई, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया। सिंपल है बेटा, एनी कंफ्यूजन्स? ठीक है। उसके बाद बेटा आपको एक स्केच बना के दिया हुआ है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एक सर्कल C1 है, इट इज ट्रांसलेटेड बाय द कॉलम वेक्टर 8 4 टू गिव सर्कल C2 एज शोन। ठीक है बेटा, पार्ट भी कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल C2। ठीक है, तो सर्कल C1 जो है बेटा वो C2 पे ट्रांसलेट हो रहा है बाय द कॉलम वेक्टर 8 4, यानी कि सर्कल C1 जो है वो पूरा का पूरा उठा के चिपका के जो है वो सर्कल C2 पे आ गया है, वो ट्रांसलेट हो गया है, वो मूव हो गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली बाय 8 यूनिट्स एंड वर्टिकली बाय 4 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि सर्कल C1 पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग सर्कल C1 का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो सब कुछ बेटा ट्रांसलेट हो जाएगा बाय द कॉलम वेक्टर 8 4। लेकिन बेटा सिंस आपको पता है कि ट्रांसलेशन होने की वजह से किसी भी ग्राफ, किसी भी शेप के ट्रांसलेट होने की वजह से जो है वो उसका साइज जो है वो चेंज नहीं होता, तो मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो सर्कल C1 का रेडियस होगा वो ही सर्कल C2 का रेडियस होगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से लेकर अब तक बेटा सीखते हुए आ रहे हो ना, इवन आईजीसीएसई मैथ्स, ओ लेवल मैथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप से भी आप सीखते हुए आ रहे हो कि ट्रांसलेशन होने की वजह से जो है वो साइज में कोई फर्क नहीं आता। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब? तो जो सर्कल C1 के अंदर जो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू है ना 41, वही सर्कल C2 के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज रेडियस तो बेसिकली दोनों में √41 हो जाएगा ना। फर्क क्या होगा बस, फर्क ये होगा कि सर्कल का सेंटर जो है वो ट्रांसलेट हो गया होगा बाय द कॉलम वेक्टर 8 4। ठीक है बेटा, सो ट्रांसलेशन हो रही है बाय द कॉलम वेक्टर 8 4, तो सर्कल C1 का जो बेटा सेंटर है वो क्या है हमारे पास, सर्कल C1 का सेंटर इज 2, -1, बिकॉज C1 का सेंटर बेटा हमने यहाँ पे निकाला है। सो सर्कल C1 का सेंटर इज 2, -1, तो इसको मैंने कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसके अंदर एक ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर रहा हूँ 8 4 का, यानी कि हॉरिजॉन्टली 8 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट एंड वर्टिकली 4 यूनिट टुवर्ड्स अप। तो मैंने सर्कल C1 का सेंटर जो कि 2, -1 है उसमें ट्रांसलेशन करा देनी है उसकी, तो मैंने कॉलम वेक्टर ऐड करा देना है। तो 2 + 8 हो जाएगा बेटा 10, और 4 - 1 हो जाएगा 3, यानी कि बेटा सर्कल C2 का जो सेंटर है वो बन जाएगा 10, 3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। और चूंकि बेटा रेडियस सेम टू सेम रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, तो मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सर्कल C2 की इक्वेशन हो जाएगी x - 10 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ये बात बेटा समझ आती है? कोई ऐसा इंसान जिसको कोई मसला, कोई पंगा, कोई परेशानी, प्लीज काइंडली बताएं। सो ये हमने पार्ट ए और बी देखा। उसके बाद बेटा क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर एंड एस, show that the equation of the line RS is y is equals to -2x + 13। ठीक है बेटा, आर एस की जो है वो इक्वेशन हमने बतानी है, फिर शो करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ ये जो स्केच बना हुआ है ना बेटा, इसकी पिक्चर जो है मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाता हूँ, इनलार्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो पार्ट ए और बी की वर्किंग्स हैं ये अपनी जगह रहेंगी। इन केस अगर कुछ इस्तेमाल करने को आ जाए इसमें से, तो वो हम इस्तेमाल कर लेंगे फर्दर कैलकुलेशंस में। ठीक है बेटा, ये मैंने पिक्चर को इनलार्ज कर दिया। तो मैंने बेसिकली क्या करना है बेटा, मैंने शो करना है कि आर एस की इक्वेशन जो है वो मैंने ये शो करनी है कि y इज इक्वल टू -2x + 13। ठीक है बेटा, अब ये जो सर्कल C1 का जो सेंटर है वो क्या है हमारे पास बेटा, सर्कल C1 का सेंटर वॉज 2, -1, राइट।
सो लेट्स से समवेयर ओवर हियर 2, -1, इसको ना लेट्स से मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ। एज्यूम करो इसको, जस्ट मैंने पॉइंट ए बोल दिया। पॉइंट ए क्या है बेटा, सर्कल C1 का सेंटर है। और सर्कल C2 का सेंटर क्या है बेटा, इट इज 10, 3। सो लेट्स से समवेयर ओवर हियर, इसको ना मैंने पॉइंट बी बोल दिया। ठीक है, तो सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि मैं ए और बी को एक लाइन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी आर एस, यानी कि आर एस की लाइन जो है वो ए और बी के जो है वो मिड पॉइंट से पास करती हुई जाएगी। ठीक है, और आर एस विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है बेटा, वो इसलिए कि बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्कल C1 और C2 का कंपैरिजन जो हमें पता है वो सो फार क्या है कि सर्कल C2 बेटा इस तरह बना है कि C1 को आपने उठा के ट्रांसलेट कर दिया है बाय द कॉलम वेक्टर 8, 4। बट अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें बेटा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि सर्कल C1 में एक लाइन अगर आर एस में निकाल दूं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आर एस इज द कॉर्ड। आर एस जो है बेटा वो सर्कल C1 की भी कॉर्ड है और वो सर्कल C2 की भी कॉर्ड है, इजंट इट। आर एस की लाइन जो है बेटा वो सर्कल C1 पे भी कॉर्ड है और सर्कल C2 की भी कॉर्ड है। एग्री कर देना इस बात से। तो एज्यूम करो अगर सर्कल C2 यहाँ पे बना हुआ ना होता, एज्यूम करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स से कि सर्कल C2 यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रहा होता, आपको जस्ट मैंने सर्कल C1 बना के दिया होता और आर एस की लाइन बना के दी हुई होती। मैं आपसे बोलता यार सर्कल C1 को आर एस की लाइन में रिफ्लेक्ट कर दो, सर्कल C1 को आर एस की लाइन में रिफ्लेक्ट करके सर्कल C2 बना दो, तो बिल्कुल यही चीज बन जाती है आगे पास, इजंट इट। एग्री करते हैं बेटा इस बात से, बताइए। यानी कि पॉइंट ए जो है वो लाइन आर एस में रिफ्लेक्ट होके बी बन जाता। इस आसान उर्दू आसान इंग्लिश से बेटा इत्तेफाक करते हैं सब। जल्दी से बेटा क्विकली रिस्पॉन्स, एक एक करके बेटा सब रिस्पॉन्स कर दें जल्दी से। ये बात समझ आ रही है बेटा? जिन बच्चों ने थम्स अप नहीं बनाया वो भी बना दें, और अगर कुछ पूछना है तो वो भी बताएं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बात। मैं कह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि बेटा ये जो अभी आपको सर्कल C1 और C2 का कंपैरिजन दिया हुआ है ना, कि सर्कल C2 जो है वो कुछ इस अदा से बना हुआ है कि C1 को हमने ट्रांसलेट किया है बाय द कॉलम वेक्टर 8, 4। एज्यूम करो ये चीज ना आपको बताई हुई होती और सर्कल C2 भी एग्जिस्ट ना कर रहा होता। एज्यूम करो सवाल में सिर्फ सर्कल C1 बना हुआ है और पॉइंट आर और एस जस्ट मार्क किए हुए हैं, तो आर एस को कनेक्ट करके एक बन जाएगी कॉर्ड। इस बात से तो एग्री करते हो ना? ठीक है, और अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आप जो है एक सर्कल C2 बनाएं जो कि आर एस की लाइन में रिफ्लेक्शन हो ऑफ सर्कल C1, तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज, यही डिट्टो कॉपी चीज बन जाएगी आपके पास। यही चीज आ जाएगी सर्कल C2। बोलो जरा जल्दी से, हरी अप। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं ना सब? ठीक हो गया। तो मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बेटा पॉइंट ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो जाएंगे इन द लाइन आर एस। मैं कुछ लिख नहीं रहा बेटा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी मेरी उर्दू और इंग्लिश पे गौर करो बस, पूरी तवज्जो बेटा मेरी तरफ होनी चाहिए। कुछ अभी लिखो नहीं, सिर्फ बात को सुनो और समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ आ रही बेटा तो पूछो। ठीक है, मैं कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि पॉइंट ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है इन द लाइन आर एस। आर एस की जो कॉर्ड है वो सर्कल C1 के लिए भी कॉर्ड है, वो सर्कल C2 के लिए भी कॉर्ड है, और सर्कल C1 और C2 एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है इन द लाइन आर एस। कैसा? तो अब मैं कह सकता हूं कि बेटा ए और बी को अगर मैं एक लाइन के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी आर एस। हम बड़े वसू के साथ एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, वो ये कि आर एस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कोई ऐसा इंसान जो कि इस स्टेटमेंट से, इस इबारत से बेटा अगर इख्तलाफ करता है, मेरे इस कॉल से इख्तलाफ करता है, तो प्लीज काइंडली बता दे बेटा, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बस। सबको क्लियर हो गया? जबरदस्त, ठीक है ना बेटा? तो ये हमने ये बात अंडरस्टैंड कर ली कि आर एस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा कि ए और बी का मिड पॉइंट जो है वो आर एस की लाइन पे लाया करेगा। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने जो है वो आर एस की इक्वेशन शो करनी है ना। तो आर एस का ग्रेडियंट तो नहीं पता, हाँ ए बी का ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि भाई ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ आर एस विल बी इक्वल टू -1। और आर एस की लाइन जो है बेटा वो ए बी के मिड पॉइंट से पास करती हुई जाएगी। एज्यूम करो ए और बी के मिड पॉइंट को मैंने एम बोल दिया। ठीक है। तो इस तरह करके आप यूं समझो कि आपसे कहा जा रहा है कि भाई इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालो। आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालो, जो कि आर एस हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं बेटा, पहली फुर्सत में ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं y2 - y1/x2 - x1 के हिसाब से। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं पॉइंट ए लिख भी देता हूँ यहाँ पे इस पेज पे। a इज 2, -1 एंड b इज 10, 3। सही था जी, बिल्कुल ऐसा ही था। सो ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा, y2 - y1/x2 - x1 के हिसाब से 3 - -1 डिवाइडेड बाय 10 - 2, यानी कि 3 + 1 बेटा 4 हो गया और 10 - 2 8 हो गया। ग्रेडियंट ऑफ ए बी जो है बेटा वो हाफ के बराबर हो गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ आर एस इज इक्वल टू -1, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ आर एस इज इक्वल टू -1, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ आर एस इज इक्वल टू -2। ये बड़ा आर एस का ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, एवरेज ऑफ द एक्स वैल्यूज कॉमा एवरेज ऑफ द वाई वैल्यूज के हिसाब से। सो x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 के हिसाब से बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 + 10 कंप्लीटली ओवर 2 कॉमा -1 + 3 कंप्लीटली ओवर 2, तो ये हो जाएगा 12/2 कॉमा 2/2, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 6, 1। ए और बी का मिड पॉइंट जो है बेटा वो 6, 1 हो गया। इस बात से बेटा सब इत्तेफाक करते हैं, जल्दी से हरी अप रिस्पॉन्स। ये बात समझ आ रही है बेटा सबको। यानी कि जब आपने आर एस की बेटा इक्वेशन निकालनी है, कोई इंसान आपसे बोले यार इक्वेशन ऑफ आर एस तो निकालो, कोई इंसान आपसे बोले इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस तो निकालो, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी लाइन जिसका ग्रेडियंट जो है वो -2 के बराबर है एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 6, 1, यानी कि मैं कहूंगा कि y - y1 = m is multiplied by x - x1, यानी कि y - 1 = -2 इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x - 6, यानी कि मैं कह सकता हूं कि y - 1 = -2x + 12, यानी कि y को बेटा सब्जेक्ट बना लें तो y = -2x + 12 + 1, यानी कि y = -2x + 13। ये हमारे पास बेटा आर एस की इक्वेशन हो गई। क्या था, तो सवाल है पूछने वाला है यार, बताओ। सिंपल, एनी इशू विद दिस, y = -2x + 13, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस। इतनी वर्किंग कॉपी कर लें बेटा, हो जाए तो बताएं जल्दी से, मतलब आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। नो हरीज नो वरीज, आखिरी पार्ट बचा है बेटा, फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है। इतनी वर्किंग कॉपी हो जाए तो बताएं। उसके बाद बेटा आखिरी पार्ट देखते हैं, पार्ट डी। क्या कह रहा है, पार्ट डी कह रहा है कि hence show that the x coordinates of r and s satisfy the equation 5x square minus 60x plus 159 is equals to 0। ठीक है बेटा, अब हमने ना ये बताना है कि अगर किसी ने अगर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ r एंड s निकालने हो तो वो इस इक्वेशन 5x² - 60x + 159 = 0 को सॉल्व करके निकाल ले। ये चीज हमने शो करनी है। हमने ये नहीं करना कि 5x² - 60x + 159 = 0 की इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल लेनी है। हमने ये काम नहीं करना है बेटा यहाँ पे, हर किसी ये काम नहीं करना। वी नीड टू शो डैट कि भाई आर और एस की अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स अगर किसी इंसान ने निकालने हो तो वो ये इक्वेशन सॉल्व करके निकाले। निकालने नहीं है एक्चुअली, शो करना है जस्ट। ठीक है ना बेटा। सो एज वी हैव सीन दैट कि बेटा आर एस की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है विच इज y = -2x + 13। इसको मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे पता है कि आर एस की लाइन जो है बेटा वो सर्कल C1 से भी पास करती हुई जाती है 2 पॉइंट से, सर्कल C2 से भी पास करती हुई जाती है 2 पॉइंट से। हमारे पास सर्कल C1 की भी इक्वेशन है, सर्कल C2 की भी इक्वेशन है। अब आपकी मर्जी है बेटा, टोटली इट्स योर चॉइस कि सर्कल C1 की इक्वेशन उठाओ या फिर सर्कल C2 की इक्वेशन उठाओ। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करो, उसके अंदर इस आर एस की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो वो क्या चीज देगी आपको, वो एक ऐसी इक्वेशन देगी जिसको सॉल्व करके आर और एस के एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बस वो इक्वेशन दिखानी है हमने, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखानी है, उसको सॉल्व नहीं करना। कोई होशियार अगर सॉल्व करके आ जाएगा बेटा तो उसने कुछ नहीं अचीव किया, सॉल्व तो करना ही नहीं है। ठीक है, और अगर कोई शो करके उसको सॉल्व करेगा तो वो सॉल्व करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसकी जिंदगी में बहुत टाइम है, हमारी जिंदगी में इतना टाइम नहीं है, हमने सिर्फ शो करना है बेटा ये। ठीक है, हमने उसको पूरा सॉल्व नहीं करना, हमने एक्स की वैल्यूज नहीं निकालनी। कोई अगर जस्ट सॉल्व करके आ जाएगा तो वो तो कुछ भी नहीं अचीव किया ना बेटा यहाँ पे। और अगर कोई शो करने के बाद सॉल्व कर ले तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। सवाल कंप्लीट करके आगे बढ़ना होगा पेपर में। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा ना कि सर्कल C1 की इक्वेशन उठा लो या सर्कल C2 की इक्वेशन उठा लो, जो दिल करे, जो अच्छी लगे, जो पसंद आए उसको उठाओ। उसके अंदर जो है वो आर एस की इक्वेशन बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, आर एस की लाइन की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, और y का वेरिएबल बेटा एलिमिनेट हो जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ x आपके पास जो है वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो जल्दी से हम ये काम करते हैं और फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पार्ट सी की वर्किंग थी ना ये मैं रेस कर रहा हूँ। इसमें जो इक्वेशन आई थी लाइन आर एस की वो तो हमारे पास लिखी हुई ऑलरेडी। मैं जो है, मेरा दिल कर रहा है सर्कल C1 की इक्वेशन उठाना। ठीक है, सर्कल C1 की इक्वेशन की आई थी, सर्कल C1 की इक्वेशन तुम कहाँ हो, तुम पार्ट ए का आंसर थे भाई हमारे। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। इसके अंदर आप क्या करोगे बेटा, आर एस की लाइन की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, y की जगह हम लिख देंगे -2x + 13। अब मैं -2x + 13 बोलूँ या 13 - 2x बोलूँ, बात एक ही है। सो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 13 - 2x + 1 इसका होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 41। इसको जस्ट बेटा एक्सपेंड करके दिखा देना है कि ये आपके पास 5x² - 60x + 159 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो एक स्टेप पहले इस तरह शो कर दो कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 14 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ठीक हो गया, और अब इसको एक्सपेंड करा दें और फिर टर्म्स को सिंप्लीफाई कराएं, तो a² - 2ab प्लस b² a की जगह x, b की जगह 2, एंड देन प्लस a - b का होल स्क्वायर अगेन, a² - 2ab प्लस b², एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 41। और a की जगह यहाँ पे 14 लिख दूंगा, और b की जगह जो है बेटा वो मैं 2x लिख दूंगा। ठीक है, सो ये x² -4x, फिर उसके बाद +4, एंड देन 14 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, जल्दी बताओ। 14 का स्क्वायर इज 196। ठीक है बेटा, सो 14 का स्क्वायर हो गया 196, एंड देन उसके बाद -2 × 14 × 2 यानी कि -56x, and then plus 4x square and then -41, and this whole thing is equal to 0। सो एक्स स्क्वायर से रिलेटेड बेटा दो टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5x² आ जाएगा, फिर -4x -56x यानी कि -60x, और फिर उसके बाद 4 + 196 -41, तो बेटा ये +159 आ रहा है, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। शो कर दिया। इससे आगे बेटा इसको सॉल्व नहीं करना, इससे आगे जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा बेटा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है वो। सवाल में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है इसको सॉल्व करने की, सिर्फ शो करना था हमने ये। 5x² -60x + 159 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया बेटा, सर्कल C1 में पुट कर दिया। सर सर्कल C2 में भी पुट करके दिखा दें, दिखा देते हैं बेटा, कोई बात नहीं। C2 में भी पुट करके दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, यही सेम इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, C2 की इक्वेशन तुम कहाँ हो भाई, तुम हमारे जो है वो पार्ट बी का आंसर थे। x-10 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन। ठीक है बेटा, x-10 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41, तो y की जगह मैं यहाँ पे 13 - 2x लिख देता हूँ। 13 - 2x - 3 इसका होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 41। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x-10 का होल स्क्वायर प्लस बेटा 13 - 3 जो है वो 10 होता है, तो 10 - 2x इसका होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 41।
तो एक्सपेंशन करा दें बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स टाइम्स है, तो ये माइनस 20x प्लस 100 हो जाएगा, एंड देन प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 अगेन, माइनस टू टाइम्स 10 टाइम्स 2x, तो बेटा ये माइनस 40x हो जाएगा। ठीक है, एंड देन प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन माइनस 41, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जो है बेटा 5x स्क्वायर हो गया। और फिर माइनस 20x माइनस 40x जो है वो माइनस 60x हो गया। और फिर 100 प्लस 100 माइनस 41, 200 में से 41 निकालो बेटा, क्या बचता है? 159। बिल्कुल वही इक्वेशन आ रही है। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए। ठीक है, इज ईच एंड एवरीथिंग क्लियर? एनी इशू विद दिस? ऑल राइट। तो बेटा आज हमने क्या किया, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 तक किया है। बड़े अच्छे सवाल थे ये, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है बेटा, इस हैंड आउट की हम और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बाद में। ऑल राइट, यहाँ तक वर्किंग कॉपी कर ली बेटा सबने? बताइए, कोई स्टेप रिपीट करना है? जी बेटा, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी ना। कहीं सवाल में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कहीं बोला ही नहीं। सवाल की जो अंग्रेजी है उस पर गौर करो, क्या कह रहे हैं? हेंस शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस सेटिस्फाई द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 159 इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं आसान उर्दू में बेटा ट्रांसलेशन करूं तो मैं बोलूंगा कि यार किसी इंसान को अगर आर और एस के एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो ये 5x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 159 इज इक्वल टू 0 के जरिए वो उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। सॉल्व नहीं करना है एक्चुअली भाई, एक्स की वैल्यूज बताने की जरूरत ही नहीं है। आर और एस के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, अगर पूछा गया होता, कोई रिक्वायरमेंट होती बेटा, वो एक अलग बात थी ना, वो एक अलग बात थी। ठीक है, सब आपने ये शो करना है। क्लियर हो गया बेटा? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।